नमस्कार दोस्तों, विजय पथ एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स, शुरुआती टॉपिक्स को लेंगे और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप जैसा कि जानते होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आगामी हर परीक्षा, चाहे सीजीपीएससी की परीक्षा हो, व्यापम की परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती या अन्य एसएससी वगैरह की भी परीक्षा हो, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत लोगों को इसमें कठिनाई आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी से और आसान तरीके से इसको समझा जा सके, उसका प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया से। हम आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज है, अर्थात ये एक ही बार में बन के तैयार नहीं हो गया है। समय समय पर इसमें कुछ चीजें चेंजेस हुई है, कुछ चीजें ऐड की गई है, तब जाकर हमको वास्तविक जो इसका चरित्र है वो देखने को मिलता है। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में ब्रिटिशर्स लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआती एक्ट के माध्यम से हमें बताया कि संविधान और कोई भी प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो हम यहीं से आज स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, और जब हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, संवैधानिक विकास की प्रक्रिया या पृष्ठभूमि। सबसे पहले आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी, सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रेगुलेट करने के लिए लाया गया, मतलब नियंत्रित करने के लिए लाया गया। किसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया? ब्रिटिश आधिपत्य से आधारित जो भी यहाँ पर क्षेत्र थे, भारत में जो भी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थे, उन पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ब्रिटिशर्स ने लाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख प्रावधान है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसके प्रावधानों से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला आधिकारिक एक्ट था ये। ठीक है, फर्स्ट आधिकारिक एक्ट था, ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया। ठीक है, दूसरी बात, इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर की शक्तियां थी उसको बढ़ा दिया गया। आपको जैसे पता होगा, हर क्षेत्र में वहां का नियंत्रण करने के लिए एक गवर्नर बनाया जाता था। तो इस एक्ट के द्वारा गवर्नर की शक्ति को बढ़ाकर उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। देखो, बंगाल एक प्रमुख प्रांत था ब्रिटिशर्स के लिए, जो भी कंट्रोल था उनका बंगाल से ही होता था। मैं अगर रफ एक चार्ट मैप बनाने की कोशिश करूं, अगर ये उस टाइम का बांग्लादेश और अभी का कलकत्ता का रीजन है मान लीजिए, तो ये जो क्षेत्र था, चूंकि यहाँ पास पोर्ट भी था और ये सब भी व्यापारिक गतिविधियां यहाँ से संचालित होती थी ब्रिटिशर्स की, इसलिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही बॉम्बे और मद्रास, यहां दोनों के जो गवर्नर थे, इसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, क्या क्या बोला मैं? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, इनको भी किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। इस एक्ट में गवर्नर की शक्ति को बढ़ा दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। ठीक है, उन दोनों के अधीन कर दिया गया। अब देखिए, इसी एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, एक्ट आया 1773 में, लेकिन इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इस न्यायालय में, इस सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस थे। ठीक है, एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस थे। पहले चीफ जस्टिस का नाम भी कभी कभी फैक्ट में पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे, एलिजा इम्पे, ये पहले चीफ जस्टिस थे जो 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे। ठीक है, ये याद रखेंगे। चौथी चीज, गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के सहयोग के लिए काउंसिल बनाया गया, एक परिषद बनाया गया। इसमें 4 मेंबर्स को शामिल किए गए।
कितने मेंबर्स? 4 मेंबर्स, ठीक है। गवर्नर जनरल काउंसिल में 4 मेंबर्स को शामिल किए गए। ये जो चारों मेंबर्स के जो सजेशंस थे वो गवर्नर जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे। इनके सजेशंस के अनुसार ही गवर्नर जनरल अपना काम करता था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? रेगुलेट करने के लिए। किसको रेगुलेट करने के लिए? ब्रिटिश अधिकृत जो क्षेत्र थे भारत में उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर अच्छे कंट्रोल जमाने के लिए पहली ये आधिकारिक एक्ट ये लाया गया। उसके बाद हमने क्या देखा? गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया। मतलब जो गवर्नर नाम पहले जो चलता था उसको बोल दिया गया गवर्नर जनरल, लेकिन ये बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, आप इसको इंडिया के गवर्नर जनरल से ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत किसको रख दिया गया? बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी इनके अधीन रख दिया गया, ठीक है। इसी एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कलकत्ता में हुई, ठीक है, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस कौन बने? एलिजा एम्पे बने, ठीक है। गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया जिसमें 4 मेंबर्स होते थे और इन्हीं के सुझाव के आधार पर ही गवर्नर जनरल अपना कार्य करता था, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। आगे कुछ ही समय बाद कुछ ऐसी स्थितियां आ गई कि कंट्रोल थोड़ा सा बिगड़ने लगा था ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने क्या किया? उस टाइम इनके तत्कालिक जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, इनकी अध्यक्षता में एक पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख प्रावधान इसमें था शक्तियों का पृथक्करण। अभी तक से आप जान रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह व्यापारिक कंपनी के रूप में काम कर रही थी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया? उसके व्यापारिक गतिविधियों और राजनीतिक गतिविधियों का पृथक्करण किया गया, अलग किया गया दोनों को, ठीक है। व्यापारिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि दोनों को अलग किया गया, ठीक है। व्यापारिक गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए, ये कलर विजिबल, एक मिनट ये रखते हैं, ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो था ये कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी उसको नियंत्रित करती थी, जबकि राजनीतिक और जो प्रशासन संबंधी गतिविधियां थी, राजनीतिक या प्रशासन बोल सकते हैं, या प्रशासन संबंधित जो गतिविधियां थी इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये नियंत्रित करती थी, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सबसे प्रमुख चीज क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण किया गया। 2 बॉडीज बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करता था, जबकि राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करता था, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल की शक्तियों को और बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया, ठीक है। तो पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो मतलब अगर काउंसिल कुछ सजेशन देती है गवर्नर को तो अब ये उसके लिए मानना जरूरी नहीं रहेगा, अगर गवर्नर चाहे तो उसको डिनाई कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा क्या? पहले पृथक्करण देखा और गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिल गया, ये देखा। ये छूट गया था भ्रष्टाचार नियंत्रण। भ्रष्टाचार क्या है? समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती जा रही थी, ठीक है। उन लोग क्या करते थे? ब्राइब लेते थे, अपने कुछ निजी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या बोले उसको, मतलब एक्स्ट्रा सुविधाएं देने लगे थे। तो इन सब पर कंट्रोल करने के लिए भी इस एक्ट ने काम किया। इसमें किसी भी प्रकार का भेंट या रिश्वत, भेंट रूप में ही रिश्वत लेते थे इन लोग, और हर तरह के रिश्वत को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अब अधिकारी लोग अपने कार्य को करने के लिए किसी और से रिश्वत नहीं लेंगे, मतलब आपकी जो ड्यूटी है आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे भ्रष्टाचार नियंत्रण के भी प्रयास किए गए। उसके अलावा पहली बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र को भारत में ब्रिटिश की संपत्ति कहा गया, ठीक है।
मतलब जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जमाया था, उसको पहली बार ईस्ट इंडिया एक्ट में उनकी संपत्ति कहा गया। ठीक है, कि ये भारत की सॉरी ब्रिटिशर्स की भारत में संपत्ति है। ठीक, और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया वीटो पावर मिल गया था गवर्नर जनरल को। तो अब क्या होगा, काउंसिल जो गवर्नर जनरल की काउंसिल जो पिछले एक्ट में बनी थी, उसके पावर में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो पहले जो संख्या थी 4, उसको अब घटा के 3 कर दिया गया। जैसा हमने पिछला देखा था कि यहाँ गवर्नर जनरल काउंसिल बनाया गया था जहां 4 सदस्य होते थे। अब पीट्स इंडिया एक्ट में इसी में क्या किया गया, इस काउंसिल की संख्या को घटा के 4 से 3 कर दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात, गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी, पावर ऑफ सेपरेशन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर जनरल काउंसिल के संख्या में कमी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र, जहां जहां ब्रिटिश ने अपना आधिपत्य जमाया था, उसको पहली बार भारत में ब्रिटिशर्स की संपत्ति कहा गया, ब्रिटिशों की संपत्ति कहा गया। ठीक है, तो ये है आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, इसके एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसको बार बार रिवाइज करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद। आया ना वॉल्यूम?